नमस्ते विद्यार्थियों। LBS कॉलेज गनौड़ा के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम BA सेकेंड ईयर के अंदर जो इतिहास विषय जो चल रहा है उसके सिलेबस के बारे में आज चर्चा करेंगे कि कितने पेपर हैं आपके, कौन से पेपर में क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक हैं, इसके बारे में। एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। हाँ, तो आपके BA सेकेंड ईयर में दो पेपर चलते हैं। पहला जो पेपर है वो है आधुनिक भारत का इतिहास। जो आधुनिक भारत का इतिहास है वह आधुनिक भारत का इतिहास 1700 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक अपन पढ़ेंगे। तो आप नोट करते रहिएगा मेरे साथ साथ में। आपका जो पहला पेपर है, पेपर नंबर फर्स्ट, वो है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास, ये जो आधुनिक भारत का इतिहास है वह 1700 से लेकर के 1700 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक, यहां तक का अपन इसके अंदर अध्ययन करेंगे। 1700 से लेकर के शुरू हो रही है और 1950 में खत्म हो रहा है ये पेपर। दूसरा जो पेपर है वो है राजस्थान का इतिहास। कौन सा पेपर है दूसरा? राजस्थान का इतिहास, पेपर नंबर सेकेंड। पेपर नंबर जो सेकेंड है वो है राजस्थान के इतिहास की रूपरेखा। राजस्थान के इतिहास की रूपरेखा। ये दो पेपर आपके सेकेंड ईयर में हैं। कितने पेपर? ये दो पेपर हैं। पहला पेपर है आधुनिक भारत का इतिहास 1700 ईस्वी से लेकर के 1950 ईस्वी तक। दूसरा जो पेपर है राजस्थान के इतिहास की रूपरेखा। ये दो पेपर आपके चल रहे हैं। आपको मैं बता देता हूं, आपसे पहले जो BA सेकेंड ईयर पढ़ करके गए हैं उनके नोट्स आप मत लेना, ठीक है? क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो बदल गया है। पहले यह जो सिलेबस था कौन सा? आधुनिक भारत का इतिहास 1700 से लेकर के 1707 से लेकर के 1707 से लेकर के 1884 तक आपका पहला पेपर था, यानी कि जो पहले पढ़ करके गए उनका। इसके बाद में 1885 से लेकर के 1950 तक दूसरा पेपर था। अब क्या हुआ है कि पहला और दूसरा दोनों पेपर को मिला दिया है, इसलिए आपका एक पेपर हो गया। कौन सा? आधुनिक भारत का इतिहास। पहले ये दो भागों में बांटा हुआ था, अब एक भाग में ही सीमित कर दिया है इसको। तो ये पहला पेपर हो गया। और राजस्थान के इतिहास की रूपरेखा, ये आपके सिलेबस में दूसरा पेपर जोड़ा गया है। पहले राजस्थान का इतिहास BA थर्ड ईयर में था, अब आपके सेकेंड ईयर में भी है और BA थर्ड ईयर में भी है। हो सकता है कि आगामी जब आप थर्ड ईयर में जाओ उस समय फिर बदल जाए, कह नहीं सकते, लेकिन अभी आपके सिलेबस बदल गया है। तो अपन एक एक पेपर के अनुसार देखते हैं कि कौन से पेपर में क्या सिलेबस दे रखा है। तो अपन पहले सिलेबस जो लिखेंगे या बताएंगे मैं, वह बताऊंगा आधुनिक भारत का इतिहास, उसके बारे में अपन देखते हैं। मेरे साथ साथ में आप नोट करते रहिएगा। हाँ, अब अपन पहले पेपर के बारे में पढ़ते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास अपन देख रहे हैं। सिलेबस यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर फर्स्ट
यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर आपके हैं यूरोपियन शक्तियों का आगमन। यूरोपियन जो शक्तियां थी वह भारत के अंदर आए और उन्होंने किस प्रकार से भारत को अपने अधीन ले लिया, उसके बारे में अपन अध्ययन इसके अंदर करेंगे कि विदेशी शक्तियां कौन कौन सी भारत के अंदर आई थी। उन विदेशी शक्तियों के अंदर अगर हम बात करते हैं तो उनके अंदर सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली, डच, इसके बाद फ्रांसीसी, जो फ्रांसीसी हैं वह, और ब्रिटेन यानी कि ब्रिटिश जो लोग थे वह भारत के अंदर आए थे। तो इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे इसके अंदर। साथ ही इसके अंदर कर्नाटक का पहला युद्ध और कर्नाटक का दूसरा युद्ध, इसके बारे में भी हम पहला जो टॉपिक है उसके अंदर अध्ययन करने वाले हैं। तो पहले टॉपिक का नाम लिख लेना आप, यूरोपियन शक्तियों का आगमन। यूरोपियन शक्तियों का आगमन। यूरोपियन शक्तियों का आगमन भारत के अंदर हो जाता है। कब हो जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, पता है आपको? नहीं पता हो तो याद कर लेना। यूरोपियन शक्तियों का आगमन एवं ब्रिटिश प्रभुत्व, कर्नाटक युद्ध, प्लासी एवं बक्सर का युद्ध, कर्नाटक युद्ध, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, इनके बारे में अपन पहले टॉपिक के अंदर पढ़ने वाला है। यूरोपियन शक्तियों का आगमन एवं ब्रिटिश प्रभुत्व, कर्नाटक के युद्ध, कर्नाटक के जो युद्ध हुए उन युद्धों को पढ़ेंगे। प्लासी का युद्ध 1757 और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। इन युद्धों के बारे में अपन पढ़ेंगे। बक्सर के युद्ध से ही हमारे देश की जो कहानी है वो बदल जाती है। हमारा देश जो है वह पूर्ण रूप से अंग्रेजों का गुलाम हो जाता है। वैसे तो यह प्लासी के युद्ध से होता है, लेकिन प्लासी से युद्ध से लेकर के बक्सर के युद्ध तक आते आते हमारा जो भारत है वह विदेशी शक्तियों का गुलाम हो जाता है। अगर हम कहें तो हमारा जो देश है वह गुलाम तो कब से हुआ है? 1192 से। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जैसे ही हार होती है 1192 ईस्वी में, तब से लेकर के 1947 तक हमारा देश है वह विदेशी शक्तियों का गुलाम रहता है। और इन गुलामी की बेड़ियों में इतने वर्षों तक हमारा जो देश है वह रहा था। अगर हम देखें तो 8 साल यहाँ से निकाल लो, कहाँ से? 8 साल यहाँ से निकाल लो, बाकी के जो है वो यहाँ पर लगा लेते हैं। तो अगर हम देखते हैं तो 700 साल तो ये हो गए, और 8 अगर इसके अंदर हम जोड़ते हैं तो ये हो गए 63। तो 763 साल तक हमारा देश है वह विदेशी शक्तियों का गुलाम रहा था। तो इसके बारे में अपन देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। जब अपन ये टॉपिक पढ़ेंगे तब विस्तार से अपन अध्ययन करेंगे। दूसरा जो टॉपिक है वो ब्रिटिश एवं क्षेत्रीय शक्तियां। दूसरा जो टॉपिक है वो है ब्रिटिश एवं क्षेत्रीय शक्तियां। ब्रिटिश एवं क्षेत्रीय शक्तियां मराठा, मैसूर, पंजाब, अवध। मराठा, मैसूर, पंजाब और अवध। तो दूसरा अपना जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश एवं क्षेत्रीय शक्तियां, यानी कि ब्रिटिश शक्तियों के साथ साथ में जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं उस समय की, उन शक्तियों के बारे में अपन इस टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं। जिसमें से अपन देखेंगे मराठा जो शक्तियां हैं, शिवाजी मराठा,
जो शिवाजी महाराज थे, शिवाजी महाराज के बाद में जो उनके नवरत्न थे, उन नवरत्नों अष्टांग जो थे उनके, उन अष्टांगों के बारे में भी अपन देखेंगे। साथ ही साथ अपन बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, इनके बारे में भी देखेंगे। इसके बाद मैसूर को अपन पढ़ेंगे। मैसूर के अंदर जो टीपू सुल्तान है, उस टीपू सुल्तान के बारे में अध्ययन करेंगे। पंजाब के जो रणजीत सिंह है उसके बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं, और अवध, इन शक्तियों के बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। और जब हम अपन ये टॉपिक पढ़ेंगे तब इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस पुस्तक में पूर्ण रूप से ये समझो कि आप युद्ध ही युद्ध है। जितने भी युद्ध हुए हैं ना, वो सारे के सारे युद्ध आधुनिक भारत के अंदर हुए हैं, और आधुनिक भारत के अंदर जो युद्ध हुए हैं उन युद्धों का ही अपन इसके अंदर वर्णन करने वाले हैं। आप खुद भी युद्ध के लिए तैयार हो जाओगे, ऐसी हिस्ट्री में आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। तो मेरे साथ में आप बने रहिएगा, और मेरे द्वारा जो भी पढ़ाया जा रहा है आप उसे आप अध्ययन करें, साथ साथ में नोट्स भी बनाएं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो देख लिया और आपने नोट्स नहीं बनाए। जब आप महाविद्यालय में आओगे उस समय मैं हर एक विद्यार्थी की जो रजिस्टर है उस रजिस्टर को चेक करूंगा, मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया है वो उनके पास में है या नहीं है ये, ठीक है। और जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो वापस जब आप कॉलेज आओगे उस समय मैं आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ, ये भी ध्यान से सुन लेना आप। तो इसलिए मेरे साथ साथ में आप नोट्स भी बनाते रहिएगा। तीसरा जो टॉपिक है वो है लॉर्ड वेलेंजली एवं सहायक संध्या। लॉर्ड वेलेंजली, लॉर्ड वेलेंजली, लॉर्ड वेलेंजली एवं सहायक संध्या, एवं सहायक संध्या। देखो, लॉर्ड वेलेंजली और जो सहायक संध्या हुई है भारत के अंदर, कब हुई थी सहायक संध्या? 1817 से लेकर के 1823 ईस्वी तक जो सहायक संध्या हुई थी, उन सहायक संधियों के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। वैसे अगर देखें तो सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद रियासत ने की थी 1798 ईस्वी में, तो वहाँ से लेकर के सहायक संधियाँ शुरू हो जाती हैं। और लॉर्ड वेलेंजली जो थे उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। आपने देखा होगा हमारे वागड़ी के अंदर जब भी कोई भी लड़ाई झगड़ा या होता है, ऐसा कुछ होता है, और कोई व्यक्ति आपको कुछ बोलता है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, तो आप क्या बोलते हो? तमें हो लाड साहब हो। तो वो लाड साहब क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो अंग्रेज जो अधिकारी थे उनको क्या कहा जाता था? लाड कहा जाता था। लाड का जो हुक्म होता था उस समय हर पब्लिक को मानना पड़ता था, हर व्यक्ति को मानना पड़ता था। इस कारण ये कहावत है वो तब से लेकर के शुरू हो गई है, और हमारे वागड़ क्षेत्र के अंदर आज भी बोली जाती है कि तमें हो लाड साहब हो, ये ठीक है। तो इसी प्रकार से हम हंसते रहेंगे, मजाक करते रहेंगे, और इसके साथ साथ में अपन अध्ययन करते रहेंगे। अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है लॉर्ड डलहौजी एवं व्यक्तिगत सिद्धांत, लॉर्ड डलहौजी एवं व्यपंगत सिद्धांत। लॉर्ड डलहौजी एवं व्यपंगत सिद्धांत। प्यारे विद्यार्थियों, लॉर्ड डलहौजी जो हैं, इन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही हमारे देश के अंदर डाक व्यवस्था, रेलगाड़ी, तार व्यवस्था, ये सारी की सारी किसके शासनकाल में शुरू हुए? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही शुरू हुए हैं। और व्यपंगत जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों के बारे में अपन इसके अंदर अध्ययन करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने यूनिट नंबर जो फर्स्ट है उसके जो 4 टॉपिक हैं उन 4 टॉपिक के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। तो आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसे नोट भी कर सकते हो। हाँ, अब अपन देखेंगे यूनिट नंबर 2। अब अपन देखने वाले हैं यूनिट नंबर 2, और यूनिट नंबर 2 के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से टॉपिक हैं इसके अंदर। अगर किसी विद्यार्थी ने इसे नोट नहीं किया है, वीडियो को बैक कर लेना, वीडियो को बैक करके भी आप इसे नोट कर सकते हो।
यूनिट नंबर जो सेकंड है उसके अंदर जो पहला टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति। क्या है? पहला जो टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति, कारण परिणाम, इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। इसकी प्रकृति, परिणाम, कारण ये देखेंगे अपन। 1857 की क्रांति, अगर हम कहें 1857 की जो क्रांति हुई, 1857 की क्रांति होने के बाद में जो ब्रिटिश यानी कि विदेशी जो कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उस कंपनी का शासन जो है वो समाप्त हो जाता है और वहां की महारानी जो है एलिजाबेथ, उसका शासन शुरू हो जाता है हम पर। तो देखते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, कारण प्रकृति और परिणाम। 1857 की क्रांति, प्रकृति और परिणाम। दूसरा जो टॉपिक है वो है लॉर्ड लिटन एवं लॉर्ड रिपन। दूसरा है लॉर्ड लिटल और लॉर्ड रिपन। अब लॉर्ड लिटन जो थे, लॉर्ड लिटन जो हैं उन्होंने और लॉर्ड रिपन ने क्या क्या कार्य किए हैं भारत के अंदर आने के बाद में। उन्होंने जब उनको गवर्नर जनरल बना करके भारत के अंदर भेजा गया था तो उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे, इसके बारे में अपन इसके अंदर अध्ययन करेंगे। इन दोनों के बारे में विस्तार से अध्ययन अपन करने वाले हैं। इसके बाद अगले जो टॉपिक है तीसरा है कृषक एवं जनजातीय आंदोलन। तीसरा है कृषक एवं जनजातीय आंदोलन। कृषक एवं जनजातीय जो आंदोलन हुए हैं उन आंदोलनों के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे इस टॉपिक के अंदर। इसके बाद है मध्यम वर्ग का उदय। चौथा जो टॉपिक है वो है मध्यम वर्ग उदय एवं भारतीय राष्ट्रीयता का विकास एवं भारतीय राष्ट्रीयता का उदय। ये है हमारा चौथा टॉपिक। अगला जो पांचवा टॉपिक है वो है संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास। अब जो संवैधानिक विकास है वो कहाँ से लेकर के कहाँ तक हमें पढ़ना है, ये है 1773 से लेकर के 1892। 1773 से 1892 ईस्वी तक संवैधानिक जो विकास है वो कब से लेकर के कब तक, 1773 से लेकर के 1892 ईस्वी तक अपन इसके अंदर अध्ययन करने वाले हैं। सेकेंड जो यूनिट है आपकी, जो यूनिट है उस सेकेंड यूनिट के अंदर ये टॉपिक आपके हैं और इन टॉपिकों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। हमारे पास में समय बहुत ही कम है, कम समय के अंदर बहुत अधिक हमें पढ़ाई करनी है, क्योंकि अब समय हमारे पास में बहुत ज़्यादा नहीं है। मात्र आधे घंटे की क्लास होगी आपकी और उस आधे घंटे की क्लास के अंदर हमें अध्ययन करना है। आप इसे नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं इकाई नंबर या यूनिट नंबर 3, उसके बारे में देखते हैं। हाँ, यूनिट नंबर 3, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं? तो पहला जो टॉपिक है समाज सुधार आंदोलन। समाज सुधार आंदोलन, समाज
सुधार आंदोलन। इसमें अपन पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को इसके अंदर अपन अध्ययन करने वाले हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, इनका जो अध्ययन है वो हम इस टॉपिक के अंदर करेंगे कि उन्होंने कौन कौन से समाज को सुधारने के लिए क्या क्या आंदोलन चलाए थे। दूसरा जो टॉपिक है वो दूसरा टॉपिक है महिला सुधार आंदोलन। महिला सुधार आंदोलन, महिला सुधार आंदोलन, महिला सुधार, महिला सुधार आंदोलन। महिला सुधार आंदोलन के अंदर अपन देखेंगे भारतीय एवं ब्रिटिश प्रयास। महिला सुधार आंदोलन भारतीय एवं ब्रिटिश प्रयास, भारतीय एवं ब्रिटिश प्रयास। तीसरा जो टॉपिक है 1813 से 1947 तक पश्चिमी शिक्षा। 1813 से 1947, 1813 से 1947 तक पश्चिमी शिक्षा तक, पश्चिमी शिक्षा। कौन सी शिक्षा? पश्चिमी शिक्षा। अंग्रेजी तथा भाषाई प्रेस का विकास। अंग्रेजी तथा भाषाई प्रेस का विकास। इसके बाद में अगला टॉपिक है भू राजस्व बंदोबस्त। भू राजस्व बंदोबस्त, भू राजस्व बंदोबस्त, भू राजस्व बंदोबस्त, अस्थाई रेतवाड़ी तथा महलवाड़ी। अस्थाई रेतवाड़ी तथा महलवाड़ी। इसके बाद पांचवा जो टॉपिक है वो है धन निष्कासन। पांचवा है धन निष्कासन। धन निष्कासन, कृषि का वाणिज्यीकरण, कृषि का वाणिज्यीकरण, कृषि का वाणिज्यीकरण। कृषि का वाणिज्यीकरण। कृषि के वाणिज्यीकरण के बाद में एवं ग्रामीण ऋणग्रस्तता, ग्रामीण ऋण ग्रस्तता, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, अकाल औद्योगिकरण, अकाल औद्योगिकरण, अकाल औद्योगिकरण। ये पांचवा टॉपिक था। और छठा है अंग्रेजी आर्थिक नीतियों का प्रभाव। अंग्रेजी आर्थिक नीतियों का प्रभाव। अंग्रेजी आर्थिक नीतियों का प्रभाव। प्यारे विद्यार्थियों, ये 6 टॉपिक आपके इकाई नंबर 3 के अंदर दिए हुए हैं। इन 6 टॉपिकों के बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। आप जल्दी से नोट कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
हाँ, अब अपन देखते हैं इकाई नंबर 4। आपने नोट नहीं किए हैं तो वीडियो को बैक कर लेना। वीडियो को बीच बीच में आप रोक करके भी नोट कर सकते हो, मेरी स्पीड ज़्यादा है थोड़ी। इकाई नंबर 4, 4 भी कहो तो भी चलेगा, 4 कहो तो भी चलेगा, ठीक है। इसके अंदर पहला जो टॉपिक है वो है राजनीतिक संस्थाएं तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये पहला टॉपिक है। इसके अंदर राजनीतिक जो संस्थाएं हैं उसके बारे में देखेंगे, कौन कौन सी पार्टियां हैं भारत के अंदर चल रही थी उस समय, और उसके अंदर भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई थी और किस प्रकार से कांग्रेस है वह आज तक चली आ रही है। दूसरा जो टॉपिक है वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख विचारधाराएं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख विचारधाराएं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख विचारधाराएं उदारवादी, उग्रवादी, उग्रवादी, गांधीवादी, बंग एवं स्वदेशी आंदोलन, बंग एवं स्वदेशी आंदोलन। तीसरा जो टॉपिक है वो है होम रूल आंदोलन। भारत तथा विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां। भारत तथा विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां। ये नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूं, गतिविधियां लिखा है। क्या लिखा है? गतिविधियां। अगला जो है चौथा टॉपिक है गांधीवादी आंदोलन। गांधीवादी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन,
नागरिक अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। और इसके अंदर लास्ट टॉपिक है 5वां, वो है संवैधानिक विकास। 5वां है संवैधानिक विकास। अब ये जो संवैधानिक विकास है 1909 से लेकर के 1935, 1909 से 1935 ईस्वी तक, ये हम इकाई नंबर 4 के अंदर अध्ययन करने वाले हैं। ये जो प्रमुख टॉपिक हैं 5, ये हमारी यूनिट नंबर 4 के अंदर हैं। जब हम इन टॉपिकों को पढ़ेंगे उस समय बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे और आपको बहुत ही मज़ा भी आएगा इस समय पढ़ते हुए। बहुत ही अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे, एक एक बात को बहुत ही विस्तार से अपन समझेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, 5वीं जो यूनिट है उसके जो टॉपिक हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देखेंगे। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगता है आप वीडियो को कमेंट्स कीजिए, आप लाइक कीजिए। धन्यवाद।